बेटा जी, हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल से स्टडी स्टार्ट की, जहां पर थॉमसन ने क्या बताया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर उसके बाद में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो बातें बताई, उन सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमारे सामने एक पिक्चर बनती है एटम की, और हम उसे बोलते हैं उन सारे पॉइंट्स को बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर मॉडल में क्या क्या मेन बातें बोली गई, हम उन बातों को यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं। तो मेन पॉइंट्स, आप लोग पोस्टुलेट्स भी कह सकते हो, ऑफ दिस मॉडल आर नंबर 1। सबसे पहले क्या बोला बेटा बोर ने एटम के बारे में? इन्होंने कहा कि एटम जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स, इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाते हैं। ये पाथ जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं, और इन अलग अलग पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ओके बेटा जी, इन्होंने क्या बोला बेटा? पहला पॉइंट क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट in stationary two-dimensional गुड इवनिंग बेटा। में पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम पढ़ा रहे हैं। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। बोर ने एटम के बारे में क्या बातें बताई, उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या बातें बताई। ओके बेटा? यस सर। शाबाश। तो इन्होंने, बोर ने एटम के बारे में सबसे पहला पॉइंट बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, और वो जो चक्कर लगाते हैं वो एक स्टेशनरी टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ होते हैं। वो पाथ कैसे होते हैं बेटा? सर्कुलर। वेरी गुड। तो इसमें ये पॉइंट्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, कि इन्होंने इस पाथ के बारे में 3 बातें मेन कही। पहला कहा स्टेशनरी, मतलब पाथ फिक्स होता है हर इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाता है। दूसरा कहा कि पाथ 2 डायमेंशनल होता है, जैसे हम इस बोर्ड पर ये सर्कल बना रहे हैं, ये एक प्लेन में बन रहा है, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल। ठीक है बेटा? और ये पाथ सर्कुलर होता है, मतलब सर्कल के शेप में होता है। तो इस पाथ के बारे में 3 बातें बताई इन्होंने, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 2 डायमेंशनल फिक्स, मतलब स्टेशनरी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। ओके बेटा? वो कहाँ लगाते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस। इन पाथ्स को इन्होंने नाम भी दिया, वो आप लिख लें यहाँ पर। These paths are called orbit। क्या कहा गया इन पाथ्स को बेटा? ऑर्बिट्स कहा गया। और इन्हें एक नाम हम और देते हैं, सेल्स। और इन्हें एक नाम और दिया गया, मेन एनर्जी लेवल्स। इस नाम को हम आगे डिस्कस करेंगे कि नाम कैसे रखा गया। ये हम लोगों ने एनर्जी कंसेप्ट पढ़ी लिया है, वहां से इसको ऐड करेंगे। इनको मेन एनर्जी लेवल भी कहा गया, कि इनकी एक फिक्स एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
इस पाथ के बराबर होती है, या ये कह सकते हैं हम कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पाथ के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। ओके बेटा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। अब इन बोर का दूसरा पॉइंट क्या था, वो इन्होंने लिया फिजिक्स से। तो अब मैं वही बात यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप इस पॉइंट को मेरे साथ साथ समझना और थोड़ा सा हम यहाँ फिजिक्स से अप्लाई करेंगे। मेरे बेटाओ, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, इसको आप अच्छे से समझें। इस पर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन आप जानते हो, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस पर चार्ज टोटल होता है जेड, और आप ये मान लें कि ये जो जेड, इसके अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर बताया था बेटा मैंने आपको। जेड क्या होता है, मैं एक बार फिर लिख देता हूं, जेड होता है एटॉमिक नंबर। और ये क्या बताता है, ये बताता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। मेरे बेटा हम लोग जानते हैं एक प्रोटॉन पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अंतर से कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग बराबर होता है। ओके बेटा? Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम जो वैल्यू देते हैं वो देते हैं ई। स्मॉल ई सिंबल होता है किसका, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पर होगा, तो प्रोटॉन का चार्ज ई हो गया एक का। तो जेड प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा बेटा, एक प्रोटॉन का चार्ज ई, तो दो प्रोटॉन का चार्ज 2e, तीन का 3, तो जेड प्रोटॉन का चार्ज जेड ई। एनी प्रॉब्लम? No, sir. वेरी गुड। इस जेड ई पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस के चारों तरफ, अब मान लो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस सर्कुलर पाथ में, पाथ थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं वापस से फिर बनाता हूँ। ये एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। जब बेटा सर्कुलर पाथ होगा तो इस सर्कल की एक रेडियस भी होगी, होगी ना बेटा? तो रेडियस Yes. मैंने मान, हाँ इसकी रेडियस मान ली मैंने आर। आर रेडियस के सर्कल पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अभी हमने कितना पढ़ा, ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर v स्पीड से घूम रहा है। कितनी स्पीड से बेटा, v स्पीड से। और इस इलेक्ट्रॉन का मास है m। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? सारे सिंबल हम लेके चल रहे हैं। स्पीड कितनी है बेटा इलेक्ट्रॉन की, v, मास कितना है m, चार्ज कितना है e, और जिस पाथ में घूम रहा है उसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, r। तो फिजिक्स ये कहती है कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो तभी घूम सकती है जब उस पर अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा हो जो उसे अंदर की ओर खींच के रखे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो बॉडी क्या होगी, सर्कल में नहीं घूम पाएगी और सीधी स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से सीधा न चला जाए, ये सर्कल में आए मुड़ करके, इसके लिए कोई फोर्स होना चाहिए जो इसको अंदर की ओर खींच के रखे, है ना बेटा? और ऐसे फोर्सेस को आपने फिजिक्स में नाम सुना होगा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, इस तरह के फोर्स हम नाम लेते हैं, है ना बेटा? तो यहाँ पर आप इस बात को समझें कि जब भी सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूमती है तो उस पर एक अंदर की ओर फोर्स लगता है, और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लगता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जितना फोर्स अंदर लगता है उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन पे बाहर की ओर लगेगा।
जिससे नेट फोर्स क्या रहेगा इस पर 0, और ये इलेक्ट्रॉन इस फिक्स पाथ में घूमता रहेगा, ना अंदर आएगा और ना अब इससे और दूर जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है अंदर और बाहर वाले बराबर है। जो फोर्स अंदर की ओर लग रहा है ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने बात की थी, याद आ रहा है? पर एक बार हम फिर रिवाइज कर देते हैं। जब भी दो चार्ज बॉडी होती है तो चार्ज की वजह से उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और ये अट्रैक्शन का जो फोर्स है इसको बैलेंस किया जाएगा। बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कितना होता है बेटा? ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। किसी भी m मास की बॉडी जब v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस पर बाहर की ओर जो फोर्स लगता है वो mv²/r होता है। ओके बेटा? Yes, sir. ये फिजिक्स का लॉ है, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। और अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब ड्यू टू चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कितना होता है ये हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू K, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, Q1 इंटू Q2, दोनों चार्ज बॉडी के चार्ज होते हैं, अपॉन r², दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो बोर ने अपने सेकंड पॉइंट में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, और इस पर उतना ही बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लगता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में, एक स्टेशनरी पाथ में घूमता रहता है, ना वो इस पाथ को, ये रेडियस को बढ़ाता है, ना बाहर जाता है, ना ये और अंदर आता है, पाथ फिक्स होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इस पॉइंट को उन्होंने Yes. कैसे लिखा? हाँ, वेरी गुड। इस पॉइंट को कैसे लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा इस पॉइंट को फॉर सर्कुलर रोटेशन the necessary force for electron is obtained, ये मिलता है, फोर्स कहाँ से मिलता है? is obtained from electrostatic force between nucleus and electron। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो नेसेसरी फोर्स मिलता है जो सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए होता है, और ये हर बॉडी को चाहिए होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को चाहिए, वो फोर्स कहाँ से मिल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, इसको बैलेंस किया जाता है किससे बेटा? इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, इससे इसको बैलेंस किया जाता है। सो हम क्या कह सकते हैं बेटा? हम कह सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है mv²/r सेंट्रीफ्यूगल, वो बराबर किसके होगा? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं एक बार फिर ड्राइव कर लेता हूं। आप जानते हो कि तो कांस्टेंट है बेटा, बट Q1 कितना है? Q1 इज द चार्ज ऑफ वन बॉडी, और वो एक बॉडी क्या है? चार्ज न्यूक्लियस। कितना चार्ज है इसका? Ze into Q2, Q2 इज द चार्ज ऑफ अदर बॉडी, अदर बॉडी क्या है? इलेक्ट्रॉन।
जिसके बीच में चार्ज कहाँ लग रहा है, न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच। न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Ze, इलेक्ट्रॉन का कितना है, E, डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, R, तो उसका स्क्वायर। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसे लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू K ZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे E इंटू E, तो E स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. वेरी गुड। यहाँ पर एक आर से एक आर बेकार, मतलब कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा फाइनल, mb स्क्वायर इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाई आर। ये जो मेन फॉर्मूला हमारा बना, इसको हम लोग बोल देते हैं बोर्स फर्स्ट हाइपोथेसिस, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला पहला जो आया बोर के प्रिंसिपल से, वो क्या आया, mb स्क्वायर इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाई आर, जहां पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, z क्या है, उस एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके न्यूक्लियस का, उसके एटम का एटॉमिक नंबर, e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, मतलब तो सर्कुलर पाथ की रेडियस। सारी पिक्चर क्लियर होगी बेटा यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड। इस पार्ट को इरेज कर दूं। अब हम बोर के थर्ड प्रिंसिपल पर चल रहे हैं। उन्होंने तीसरी बात क्या कही, आगे बढ़े? Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। आप लोग नोट करके चलना, साथ 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 नोट नहीं कर पाओ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बेटा? चलो फिर आगे देखो, थर्ड पॉइंट क्या था इनका। इस थर्ड पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आप कंपेयर करना। बेटा हमारे इस अर्थ के चारों तरफ सारी कंट्रीज, इवन आजकल कुछ प्राइवेट कंपनीज भी बड़ी बड़ी हमारे इस अर्थ के चारों तरफ अपने सैटेलाइट छोड़ती हैं। जैसे टीवी चैनल होते हैं, वे अपने अपने सैटेलाइट छोड़ते हैं। कई कंट्रीज, अमेरिका अपने अलग सैटेलाइट छोड़ रहा है, जर्मनी अलग छोड़ रहा है, हमारा इंडिया अलग छोड़ रहा है। तो हमारे इस अर्थ के चारों तरफ ये जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, क्योंकि रोड तो बनी नहीं है वहां पर, है ना, वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में ही घूम रहे हैं। तो इन जो सैटेलाइट्स हैं, इनका पाथ फिक्स है, इसीलिए किसी भी कंट्री या कंपनी का सैटेलाइट किसी दूसरे कंट्री या कंपनी के सैटेलाइट से नहीं टकरा रहा है ना बेटा? Yes, sir. तो वेरी गुड। तो कभी सोचा है ऐसा कैसे होता है कि मैंने यहाँ से एक सैटेलाइट छोड़ दिया और वो सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है और किसी दूसरे कंट्री से नहीं टकरा रहा है, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि साइंटिस्ट कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपन ने सैटेलाइट का मास और उसकी स्पीड कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं कि उसकी जो डिस्टेंस हो हमारी अर्थ से, या उसका जो पाथ है, उसकी जो रेडियस हो, वो किसी दूसरे कंपनी या दूसरे कंट्री के सैटेलाइट वाले ऑर्बिट जिसमें वो घूम रहा है उनका सैटेलाइट, उसके ऑर्बिट से मैच न करे, उससे वो पाथ अलग रहे। तो वो अलग अलग पाथ में घूमते रहेंगे, कभी उनके बीच में कॉलिजन नहीं होगा, है ना बेटा? Yes. अब क्वेश्चन ये है कि वो पाथ डिसाइड कैसे किया जाता है। तो इसका आइडिया शुरू में बोर ने दे दिया, तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए बोर ने एक पॉइंट बोला, उसको आप सैटेलाइट के एंगल से आप देख सकते हो। मैं लिख रहा हूं, उस पॉइंट को आप समझें। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला, ओनली दोज ऑर्बिट्स कहो या सेल्स कहो, एक ही बात है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल in which angular momentum
of electron is equal or integral multiple of h upon 2 pi। उन्होंने एक वैल्यू दी, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन 2 पाई के बराबर हो या इस h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह से इंटीजर में, ना के 5.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स, ऐसे नहीं होगा, 3.2 टाइम्स, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके बेटा, अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का, इसके इक्वल है इसका इंटीग्रल मल्टीपल, तो उस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर ऑर्बिट बनेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो केवल कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल है? आप केवल कब इलेक्ट्रॉन वहां पे घूम सकता है? जब इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना हो बेटा? बोलो, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना हो? h अपॉन 2 पाई या h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल, मतलब 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes. वेरी गुड। तो यहाँ पर इस बात को आप समझें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं अब? दैट इज, मैं इसको लिख सकता हूँ एक और तरीके से। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग mvr। जब भी इनमें कहा गया कि जब भी कोई m मास की बॉडी v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में घूमती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम, ये फिजिक्स कहती है, मैं एक बार लिख देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम mvr के बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने। अब केमिस्ट्री में बोर ने क्या कहा कि इस mvr की वैल्यू, दैट इज एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो या तो h अपॉन 2 पाई के बराबर हो या इसका n टाइम्स हो। n क्या है यहाँ पर? यहाँ पर n शुड बी एन इंटीजर, और स्पेशली हम यहाँ पे पॉजिटिव ये वैल्यू है तो पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, क्योंकि ये कहा h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मींस इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे आप, दैट इज 1। अगर आपने n की वैल्यू 1 ली तो h अपॉन 2 पाई हो जाएगा, उसके इक्वल 2 लिया तो 2 टाइम्स, 3 लिया तो 3 टाइम्स एंड सो ऑन। आप इनफिनिट तक कुछ भी ले सकते हो। ओके बेटा? हो Yes. अब इसमें इन्होंने एक और अच्छी बात की, आप वो भी समझ लो। इन्होंने कहा कि ऐसा ऑर्बिट इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसी जगह, एक ऐसी डिस्टेंस आर, जहां पर इलेक्ट्रॉन जब घूमे तो उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई हो। हाँ बेटा, कितना हो एंगुलर मोमेंटम? H upon 2 pi. वेरी गुड। h अपॉन 2 पाई का मतलब हो गया कि जिसमें n की वैल्यू 1 हो। n की वैल्यू कितनी हो? 1। तो इसको इन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट कहा। क्या कहा इन्होंने इसे? First orbit. और इस फर्स्ट ऑर्बिट को इन्होंने कहा था, आपने पढ़ा होगा के शेल, 9 10 आपके 8 9 में पढ़ा होगा आपने, 9 10 तक के शेल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? के ऑर्बिट या के शेल? Yes. वेरी गुड। ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम रेडियस और बढ़ने पर, जब रेडियस बढ़ेगा बेटा, ये आर बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। जब रेडियस बढ़ने पर एंगुलर मोमेंटम बढ़ते बढ़ते जब 2h अपॉन 2 पाई हो गया, 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, 2 टाइम्स हो गया इसका। अब 2h अपॉन 2 पाई को कुछ लोग इसको h अपॉन पाई भी कह सकते हैं,
क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट आप तो इसे 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई के नजर से देखो। तो उस समय n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 पुट करने पर आएगा ना 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। Yes, sir. तो उस समय इसको बोल दिया इन्होंने सेकंड ऑर्बिट। क्या नाम दे दिया इन्होंने इसको, सेकंड ऑर्बिट। और इस सेकंड ऑर्बिट का नाम भी रखा उन्होंने, और नाम रखा एल सेल। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन की रेडियस और बढ़ाई जाए तो हमें मिलता है एक ऐसा ऑर्बिट जहां पर उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई होगी। 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई, दैट इज एन की वैल्यू 3 होगी वहां पर। तो उस केस में हम इसको थर्ड ऑर्बिट कहेंगे, और थर्ड ऑर्बिट को नाम दिया था एम सेल। इस तरह से ये नाम दिए गए। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बेटा कि इस तरह हम ऑर्बिट आगे बढ़ाते जाते हैं। अगर आपका फोर्थ ऑर्बिट आएगा तो वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की क्या हो जाएगी, 4 इंटू एच अपॉन 2 पाई। पांचवा ऑर्बिट आएगा फिफ्थ तो 5 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो एच अपॉन 2 पाई अगर नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता। दैट इज यहाँ पर पाथ पॉसिबल नहीं है। तो केवल कौन सा पाथ, केवल कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल है, जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई इस तरह आगे बढ़ती है। वहां पर जो n की वैल्यू है, ये n अब हमें यहाँ पर ऑर्बिट नंबर बता रही है फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड। न्यूक्लियस से बाहर की तरफ ये हमें ऑर्बिट का नंबर बता रही है। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, और इनको नाम भी दिए गए के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल एंड सो ऑन। ओके बेटा जी, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसीलिए इस एन को, इस वैल्यू को बाद में एक नाम दे दिया बोर ने, और वो नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम दिया बेटा इन्होंने इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब मेन, प्रिंसिपल मतलब मेन, मेन कोड है ये इलेक्ट्रॉन के लिए, जो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. इस सेकंड फॉर्मूले को जो बोर से आया, इसको बोला गया बोर्स सेकंड हाइपोथेसिस। और अब हम चलते हैं बोर के लास्ट पॉइंट फोर्थ की तरफ। बोर ने केवल 4 मेन पॉइंट बताए जिससे हमें एटम का स्ट्रक्चर क्लियर होता है। तो इसको इरेज कर दूं बेटा? Yes, sir. गुड। लास्ट पॉइंट बताया बोर ने कि जब भी किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है, किसी एक पाथ में, दूसरे पाथ में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तीसरे पाथ में कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा एंड सो ऑन, है ना बेटा? तो इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में घूम रहा है उस समय ये एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी रिलीज करता है, एमिट भी नहीं करता। ओके बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ में घूम रहा होगा उस समय वो ना एनर्जी एमिट करेगा और ना वो एनर्जी रिलीज करेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इन्होंने कहा लेकिन अगर ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, यहां से यहां आया, या मान लो किसी बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब वो अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है, तो उस समय जरूर एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। अगर मान लो इस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो E1 मान लू या EN1 मान लेता हूं, N1 मींस N नहीं पता कौन सा N है, ये ऑर्बिट नंबर,
और ये En2। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, तो जब ये बाहर से अंदर की ओर आएगा, बाहर वाले ऑर्बिट्स को बोला जाता है हायर एनर्जी लेवल, और अंदर वाले को बोला जाता है, जो अंदर की तरफ होते हैं उनको लोअर एनर्जी लेवल्स। तो इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उस समय वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है। जब लो से हाई में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा जितनी कम पड़ेगी, और जब हाई से लो में आएगा तो एमिट करेगा जितनी एक्स्ट्रा होगी। दैट इज कितनी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा? इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। मान लो इसकी एनर्जी 5 जूल है, इसकी 10 है, तो यहाँ से यहाँ तब आएगा जब 5 जूल एब्जॉर्ब कर लेगा, या 10 वाला इलेक्ट्रॉन 5 में तब आएगा जब 5 वो रिलीज कर देगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये लास्ट पॉइंट था, आप इसको लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन नाइदर एब्जॉर्ब्स nor emits energy during its circular motion। जब ये अपने पाथ में घूम रहा है इन एन ऑर्बिट, जब ये किसी ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उस समय एनर्जी ना तो ये एब्जॉर्ब करता है ना एमिट करता है, बट इट एमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी। लेकिन एनर्जी एमिट एब्जॉर्ब करता है कितनी बेटा? और कब? ड्यूरिंग ट्रांजिशन। कब करता है एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट? जब एक ट्रांजिशन करता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है, ये केमिस्ट्री में वर्ड यूज किया, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिशन। ओके बेटा? Yes. ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है या एमिट भी कर सकता है, पर कितनी? इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ ऑर्बिट्स। बोथ ऑर्बिट से मतलब है जहां से गया और जहां आया, उन दोनों ऑर्बिट की डिफरेंस के बराबर। दैट इज एब्जॉर्ब और एमिटेड एनर्जी डेल्टा ई मान लो, तो इट इज इक्वल टू En2 माइनस En1। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा? दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। एक ऑर्बिट की एनर्जी En2 है, एक की En1 है, तो इनके डिफरेंस के बराबर एनर्जी वो एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। अब एमिट में करेगा या एब्जॉर्ब, ये डिपेंड करेगा कि वो लो से हाई में जा रहा है या हाई से लो में जा रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। लेकिन जब अपने पाथ में घूम रहा है, अपने ही पाथ में लगातार घूम रहा है, उस समय वो एनर्जी ना एब्जॉर्ब करता है ना वो एमिट करता है। इतनी बात याद रहेगी आपको बेटा? Yes, sir. हाँ बेटा? सब पीसी का रिपीट कर दो। वो इलेक्ट्रॉन्स कब एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट करते हैं? जब अभी आगे हम इसको बोर मॉडल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और कम से कम 4-5 दिन तक ये बोर मॉडल ही चलेगा। ये तो सिर्फ अभी बोर मॉडल के पॉइंट्स लिखवा दिए मैंने आपको 4। आप सेम लिंक पे वापस आओगे तो हम इसी बोर मॉडल को अगले सेशन में आगे बढ़ाएंगे, है ना बेटा? इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बात फिर बस इतना समझ लो कि जब वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब हाई से लो में आता है, ज्यादा से कम एनर्जी वाले में, तो एनर्जी रिलीज करता है। ओके बेटा? यस सर। चलो सेम लिंक पे वापस आ जाओ।